Basic rules of business economics. This almost this opportunity cost. There will be many choices uh, in our daily life. We choose one and we uh, uh, we waste the second one. That is opportunity lost. Lost. We lost an opportunity and one we gain. That is the opportunity cost. Individual faces trade-offs in day-to-day lives. It is a conflict situation where people have to take decision or make choices amongst available alternatives. The moment selection takes place, the counterpart becomes opportunity cost. Opportunity loss is nothing but opportunity cost. If you decide to attend lecture, you have to sacrifice on time that you could have said otherwise. मतलब वही है जो हम डिसाइड किए कि ये करेंगे, हमें दूसरा पार्ट है वो जब लॉस कर रहे हैं, वो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है। मतलब अभी हमारा एक दोस्त है, तभी हम उस दोस्त से झगड़ा करने डिसाइड कर दिया, फिर उसका जो झगड़ा किया था उसका क्या होने वाला है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच वी टुक। नहीं तो झगड़ा ना करके अच्छे से जा सकते थे, पर हम जड़ा के हम उसको हटा दिए हमारे लाइफ से। सो दैट शुड बी द opportunity cost. That will include the opportunity. If you plant a potato in your field, you must forego the chance of planting another crop because your resources are limited. Opportunity cost plays very important role in decision making. Doing one thing excludes doing something else. तो एक काम करेंगे तो दूसरा हमको नहीं होगा, वो है opportunity cost. In other words, when we select something, we pay a cost which is cost of not being able to do the best. Opportunity cost मतलब हम अभी दो डिसीजन दें, हाँ दोस्त हमको उससे दोस्त है तभी हम उससे दो चीज कर सकते थे, एक अच्छे से बात करके जो है वो हटा सकते थे, दूसरा था झगड़ा करना। तभी हम अच्छे से होकर ये अच्छे से आगे जाते तो सेकेंड वाला जो झगड़ा करने वाला चीज था वो हम छोड़ देते थे, और हम इफ हमने झगड़ा करने वाला मतलब अच्छे से बोलने वाला छोड़ के झगड़ा किया तो और ये अच्छे से बोलने वाला चांस गया, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी अगला opportunity cost with a simple example. It may be defined as the cost of availing an opportunity in term of loss of another opportunity. Producing available land as resources. Choice वन है दो मैंगो बास्केट्स बनाना, एक एप्पल, नहीं तो चॉइस टू है दो एप्पल्स ग्रो करना या एक मैंगो। एक ही उनको कर सकते हैं, दोनों तो नहीं हो सकता, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं जब बोल रहा था वो एग्जाम्पल ही बोल सकते हैं। तभी वरना अपॉर्चुनिटी के बारे में बोल रहे थे, तभी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी 1 आवर स्टडी और 2 टीवी एपिसोड्स दोनों 1 आवर है। हम 1 आवर स्टडीज का इसके तो हम फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं, और 2 टीवी एपिसोड्स देखेंगे तो हम जो है 1 आवर स्टडीज का जो कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हम लीव कर रहे हैं, हम वो छोड़ रहे हैं। तभी हम आगे देखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी एग्जाम्पल। अभी हम 1 आवर वर्क करेंगे तो हमको 20 रुपीज मिलता था, जो हम चूज नहीं किए, पर भी हमने चूज किए कि 10 रुपए का 1 आवर पार्टी 10 रुपए जाके देंगे। तभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 आवर पार्टी हुआ 30 रुपीज, क्योंकि हम लोग वो 1 आवर जॉब करते थे, हमको 20 रुपीज मिलता था, पर हम वो नहीं चूज किया, पर एक्स्ट्रा 1 आवर का पार्टी के लिए 10 रुपीज उधर जाए, तभी हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ 30 रुपीज। आपको ये एग्जाम्पल मालूम पड़ा मुझे लग रहा है, और मैं जो बोला वो भी ये टाइप ऑफ एग्जाम्पल है। और marginalism, the rational decision makers will always think in the terms of marginal quantities. One should compare the cost of an additional chocolate with the benefit of an extra chocolate in order to decide whether to have it or not.
if the additional revenue that the producer is going to get by producing one more car is greater than the cost of production the of the extra car, then the seller will produce an extra car. इसमें क्या बोल रहा है मतलब हम अभी एक हमारा कंपनी का वर्कलोड मैक्सिमम 5 है और 5 है, तभी एक सेलर आया, बायर आया, हमको बोल रहा है हमको 6 कार्स चाहिए, तभी हम एक टाइम में 5 कार्स ही बना सकते हैं। तभी 6th कार के लिए हम देखेंगे कि हम जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी बनाएंगे उसका कॉस्ट जो हम फ्यूचर में जो एक्स्ट्रा कार बना रहे हैं उसका कॉस्ट का प्रोडक्शन से कम आ रहा है, तभी हम एक्स्ट्रा एक कार प्रोड्यूस करने, तो हम 5 कार्स ही प्रोड्यूस करेंगे। वो एग्जाम्पल दिया है, लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। Addition car sells for rupees 10 lakhs, while it costs only 5 lakhs to produce the additional car. Clearly, a rational producer will decide to produce a car because he will make profit of rupees 2 lakhs per car. On the other hand, if the price of car falls to 7 lakhs, while the cost of production is remains rupees 8 lakhs, if it will not make sense to produce additional cars since the cost of surpasses the revenue to be earned from it. The cost of producing the extra car is called as the marginal cost, while the revenue obtained from the selling of an extra car is called the marginal revenue. जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा कार हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, और जो एक्स्ट्रा कार से रेवेन्यू आता है वो मार्जिनल रेवेन्यू। इफ मार्जिनल रेवेन्यू एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट, इट इज ऑब्वियस मेक सेंस टू प्रोड्यूस द एक्स्ट्रा कार। जब मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, हम एक्स्ट्रा कार बनाएंगे। इफ मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, इट इज नॉट एडवाइज टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा कार। तभी हम अभी मार्जिनल रेवेन्यू जो है कम है मार्जिनल कॉस्ट से, तो हम एक्स्ट्रा कार या कुछ नहीं बनाएंगे। तभी हम देखना है अभी 10 लाख में कार बिक रहा है 8 लाख का प्रोडक्शन में, तभी हम एडिशनल कार बनाएंगे। एग्जाम्पल, जो हम अभी 7 लाख में बेच रहे हैं पर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8 लाख, तभी हम कितना हो कम करेंगे। दैट इज द सप्लाई हम सप्लाई चैप्टर में पढ़े थे। मोर द डिमांड, मोर द प्राइस, मोर द सप्लाई, लेस द डिमांड, लेसर इज द सप्लाई। लेस द प्राइस, लेसर इज द डिमांड। हायर प्राइस रहेंगे तो हम हाई सप्लाई करेंगे, लोअर प्राइस है तो हम लोअर सप्लाई करेंगे। तभी आगे जाएंगे। इंक्रीमेंटलिज्म, marginally represents small unit change in the concerned variables, but many things in real life situation changes take place in chunks or bunches. For example, firm producing car will not generally increase its production by 1 unit, but a batch of additional unit. Here we use concept of incrementalism instead of marginal. Decision will be taken by comparing incremental cost and incremental revenue. तभी represents a small unit change in consolidated. मैजिनेशन में हम स्मॉल यूनिट देखते हैं, पर इंक्रीमेंटल में ह्यूज यूनिट चंक्स और बंचेस में देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अब एक कार प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा यूनिट करने के लिए जो कॉस्ट होता है वो जो रेवेन्यू से ज़्यादा है कि कम है, वो हम इंक्रीमेंटलिज्म में पढ़ते हैं, देखते हैं। आगे जाते हैं। Important concepts. Variable is the measure called quantitatively. Thus, the economic is different value. Is usually letter for the end of alphabet to represent variable. Variable हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट में देखते हैं, और जो मैथ्स का स्टूडेंट्स है उनको मालूम है जो वेरिएबल क्या है। 4x x plus y is equal to z, x plus y is equal to 2, और x square plus y is equal to 3। तो ये x y ये सब है। या 4x plus 3y is equal to 0, तभी 4x और ये जो y है, x और y है, वो है वेरिएबल।
द फंक्शंस हम देखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो f जो है वो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x, x है जो है डिमांड, या बोल सकते हैं जो है x का हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं उसका फंक्शन को हम बोलते हैं f, फंक्शन को समटाइम हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन शोज एक्सिस्टेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, दो या दो से ज्यादा हम रिलेशन को बताते हैं। इट इंडिकेट्स हाउ द वैल्यू ऑफ द वन वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अनदर, एक वैल्यू वेरिएबल का वैल्यू का ऊपर दूसरा कैसे डिपेंडेंट है। इट इज नॉट गिवन एनी डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, से कितने डायरेक्शन दिए रिलेशन के लिए। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। फंक्शन जो f से रिप्रेजेंट होता है वो है फंक्शन। तभी y इज इक्वल टू एफ एक्स मतलब प्राइस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डिमांड, तभी डिमांड है x। और अभी आगे जाएंगे इक्वेशंस। इक्वेशंस इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 10 प्लस 5x, जो हम देख रहे हैं ये है इक्वेशन। x और y जो है वो इक्वल साथ में इक्वल्स टू साइन आएगा, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। ग्राफ हम पढ़ते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड में हो 9th स्टैंडर्ड में, हम हर एक सब्जेक्ट मैथ्स में कंपल्सरीली हम पढ़ते थे ग्राफ, जो एक शीट में हम ड्रॉ करते हैं, वो सबको मालूम है, वही है ग्राफ जो बोलते हैं। इसमें क्या, ग्राफ इज ए ज्योमेट्रिकल tools used to express the relationship between variables. The picture represents the data shows that two or more sets of data or variable are related to one another. तो ये ग्राफ से हम क्या पढ़ते हैं, अभी हम 12th में हम 12th में देखेंगे तो हम जो इकोनॉमिक्स में सप्लाई और डिमांड उसका ग्राफ हम करते थे। तभी डिमांड प्राइस और डिमांड, प्राइस को एक्स लेते थे, डिमांड को वाई लेते थे, और जो ग्राफ हम पढ़ाते थे उसका पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके उसको जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं ग्राफ। तो आगे जाएंगे बिकॉज जो लाइन्स का ड्रॉ लाइन से the function relation between the variables are specified in the form of equation can be showed by drawing lines or outline, while gradually deviates from being straight from some or all of the its length in the graph. So जो लाइन से होता है वो होता है कर्व्स। Slope shows how fast at what rate the dependent variable is changing in the response to change in the individual variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल को है उसको हम बोलते हैं स्लोप्स। स्लोप अब डिमांड स्लोप सप्लाई स्लोप देखते हैं। डिमांड स्लोप जो लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड्स आता था, और सप्लाई जो है राइट से डाउनवर्ड स्लोपिंग था, लेफ्ट से अपवर्ड स्लोपिंग था, और डिमांड जो है लेफ्ट से डाउनवर्ड स्लोपिंग था। तब अभी आगे देखेंगे और बेसिक इकोनॉमिक रिलेशनशिप, फंक्शन रिलेशनशिप इक्वेशन, टोटल एवरेज एंड मार्जिनलिज्म। प्राइस और क्वांटिटी है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। ये जो है हम पढ़े हैं, हम पढ़ते आए हमारा 12th में हम पढ़े हैं इकोनॉमिक्स में, जो है टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। इसका एक टेबल देखो। फर्स्ट क्वांटिटी इसमें एक्स्ट्रा आएगा, इसमें जीरो का एक एक्स्ट्रा आएगा, जीरो सब जीरो का। हम जो भी मार्जिनल रेवेन्यू करते थे तभी एक जीरो होता था सब टाइम, तो जीरो ऐड किया हूँ। बी प्राइस क्या है, प्राइस एक वाई
प्राइस का हम लिख देते हैं. ओके, TR is Y into X, AR is TR upon 2, 52 56 upon 2 है तो 16 2. ओके, और MR है TR माइनस TR माइनस TR N माइनस 1. तो हम देखेंगे अभी क्वांटिटी 1, प्राइस है 30, TR है 30, एवरेज रेवेन्यू 30, मार्जिन रेवेन्यू 30. तभी ये 0 मैं आपको बताया था, तभी 0 माइनस 30 0, ये रॉन्ग है. और ये TR इसमें कितना आएगा 26, इसमें करेक्ट 22, ये सब करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. माइनस करके देखो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये दोनों रॉन्ग है, बाकी सब करेक्ट है. तभी क्या देख रहे हैं, देखो क्वांटिटी 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीज हो रहा है, वैसे प्राइस डिक्रीज हो रहा है. जैसे प्राइस डिक्रीज होके दिखा रहा है एक्स वाई और एक्स. TR हम कैसे ढूंढते हैं, क्वांटिटी इंटू प्राइस या प्राइस इंटू क्वांटिटी, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, y इंटू एक्स. और ER हम कैसे ढूंढते हैं, TR अपॉन 2 या क्वांटिटी डिमांडेड. TR ये जो है TR अपॉन y, TR डिवाइडेड बाई y. तभी 378, आपको मैं अभी बताता हूँ. TR जो है 26, मैं जो बोल रहा था AR इज TR अपॉन y, तभी हमको प्राइस मिलेगा. जो प्राइस है वो हमको, प्राइस और AR दोनों सेम है. ओके गाइस, और जो MR है TR एक और उसका माइनस नेक्स्ट, तभी 0 माइनस 0 कितना है, 0 ही होता है. और 56 माइनस 30 है 26, 56 माइनस 73 78 है, 22 सब करेक्ट है. तब ये है हमारा प्राइस. क्वांटिटी 1 2 3 4, इसका प्राइस. TR हम कैसे ढूंढते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी डिमांड इंटू प्राइस. और AR जो है TR अपॉन द क्वांटिटी y. और MR क्या है, TRN माइनस TRN माइनस 1, उसको बोलते हैं हम MR. हम वैसे ढूंढते हैं हमारा MR, और हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं. इसका आपको फुल फॉर्म्स मालूम है, मुझे लगता है हम जो है 12th में पढ़े हुए हैं ये सब. हमारा इकोनॉमिक्स में जो है TR है टोटल रेवेन्यू, AR है एवरेज रेवेन्यू, और MR है मार्जिनल रेवेन्यू. सॉरी गाइस, मेरे को कोल्ड है, फिर भी मैं सोचा आपको पढ़ाऊंगा तो मैं भी पढ़ूंगा, उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ. सॉरी, ये है जो मेरा तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं अभी, मेरा हो जाएगा 2 3 दिन में रेडी रहेगा. बस मेरा ये जो है थोड़ा प्रॉब्लम्स है, उसके लिए
मेरा दो हेल्थ इश्यूज बहुत है मेरे को, उसके लिए हो रहा है। ओके, द टोटल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग प्राइस एंड क्वांटिटी में बोल रहा था एक्स और वाई। प्राइस है जो मैं वाई लिया और क्वांटिटी है जो मैं वाई लिया और प्राइस है मैं जो एक्स लिया, तभी टी आर टोटल रेवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांड। और ऐसा क्वांटिटी इंक्रीजेस टी आर इंक्रीजेस, इससे देन इट इज डिक्रीजेस। as quantity increases initially then it decreases। क्या टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता है फिर वो डिक्रीज होता है इनिशियली, हम देख सकते हैं इसमें 9 इंटू प्राइस 14 रुपीज में 126 है, फिर वो फिर से डिक्रीज हो रहा है 10 120 10 इंक्रीज किया तो प्राइस कम हो रहा है 12 हो रहा है 120 हो रहा है। हो यस, आपको मालूम पड़ रहा है higher the price lower the demand, lower the price higher the demand। so इसमें वही दिखा रहा है ये क्वांटिटी डिमांडेड जो कितना हाई हो रहा है तभी प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तभी क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है। ये फिर 9 तक वो अच्छे से सॉरी 8 तक तो बढ़ रहा था 128 हुआ, पर फिर 9 10 हुआ वो डिक्रीज होने स्टार्ट हो गया। और अभी ए आर इज सेम एज प्राइस। ए आर मतलब मैं जो बोल रहा था जो बताया था टी आर अपॉन वाई क्वांटिटी डिमांडेड जो है प्राइस का इक्वल है। और एम आर डी केसेस कॉन्स्टेंट बिकम नेगेटिवली इवेंचुअली। देखो हम जो मार्जिनल यूटिलिटी यूटिलिटी हाँ सेकेंड चैप्टर में पढ़े थे हम यूटिलिटी सेकेंड चैप्टर था, तभी हम देख रहे थे मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी से पढ़ रहे थे। टोटल यूटिलिटी ऐड अप हो रहा था, मार्जिनल यूटिलिटी सॉरी नेगेटिव में जा रहा था, हम पढ़े हुए। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू का बारे में भी अभी टोटल रेवेन्यू सब टाइम इंक्रीज होते रहता है। तो देखो ये इंक्रीज हो रहा है फिर वो भी डिक्रीज हो रहा है माइनस, ऐसे एमयू मार्जिनल रेवेन्यू माइनस नेगेटिव में जा रहा है, तभी टोटल रेवेन्यू कम होते जाएगा। ये इसमें हम देखेंगे तो यूटिलिटी से कंपेयर करेंगे तो पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टी जो यूटिलिटी में है इसमें पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टी वैसे देखेंगे तो 8 है, क्योंकि 8 इंटू 16 128 वो जो कांस्टेंट है उसके बाद सीधा गिर रहा है माइनस में जा रहा है। 9 प्रोडक्ट क्वांटिटी 9 प्राइस 14 में नीचे आ रहा है। जो पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टी वो है यूटिलिटी में। मैं एग्जाम्पल के लिए बोला आप इसमें वो यूटिलिटी का मिक्सर मत करना, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा था। और मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई और इक्विलिब्रियम प्राइस, तभी मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई मतलब जो मार्केट डिमांड कर रहे हैं हम जो डिमांड कर रहे हैं मतलब जो मार्केट का लोगों को चाहिए। तभी अभी 1 रुपए में इसमें देखो इसमें बताया गया है 1 रुपया था आइसक्रीम, तभी ए डिमांड कर रहा था 4 और बी डिमांड कर रहा था 5, तभी सब मिलके 9। फिर वहाँ प्राइस 2 रुपया हुआ तो डिमांड ए कर रहा है 3 और डिमांड बी कर रहा है 4, तभी सब मिलके 7। और थर्ड 3 रुपए में डिमांड ए कर रहा है 2 और डिमांड बी कर रहा है 3, तभी 2 + 3 5। और आइसक्रीम ऑफ 4 आइसक्रीम का 4 रुपीस हो गया प्राइस, तभी ए डिमांड कर रहा है 1 और बी डिमांड कर रहा है 2, तभी 1 + 2 3, मार्केट डिमांड हो गया 3। तो हम मार्केट डिमांड में एक जन का अकेला नहीं करेंगे, हम एक होल एक कंज्यूमर जो हमारा कंज्यूमर है उस सबका डिमांड ध्यान रख के ही हम प्रोडक्शन करेंगे या मार्केट का डिमांड का सप्लाई करेंगे। हम कभी भी अकेला खुद का डिसीजन लेके इतना ही लोग रहेंगे नहीं, हम डिमांड को चेक करेंगे फिर ये हम ये करेंगे। हमारे डिमांड में अब बढ़ाता है डिमांड इज नथिंग बट डिसायर्ड बैक्ड बाय इंडिविजुअल एबिलिटी टू बाय एंड विलिंगनेस टू पे। जो डिसायर है वो खरीदने के लिए, जो इंडिविजुअल का पास पैसा है उसको खरीदना के लिए विलिंगनेस है, वो है डिमांड इंडिविजुअल डिमांड। इसमें डिमांड इज नथिंग बट वैसे वो सब इंडिविजुअल मिलके ही एक मार्केट होता है।
एक मार्केट अकेला नहीं होता है, मतलब एवरी इंडिविजुअल डिमांड टुगेदर मेक्स अप अ मार्केट डिमांड, जो हम पढ़ते हैं। और अभी आते हैं, देखो डिमांड ए डिमांड बी वो मिक्सचर हो गए सेम क्वांटिटी सप्लाई सब individual quantity or market individual डिमांड और मार्केट डिमांड सब टाइम सेम डायरेक्शन में ही जाता है। और मार्केट सप्लाई मतलब एक जन 30 कर रहा है, एक जन 4 रुपए में कोई सप्लाई नहीं कर रहा है। इसमें देखो एग्जाम्पल, 8 रुपए में एक प्रोड्यूसर 30 कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तभी 30 सप्लाई हो रहा है। 12 रुपीज में अगर ये 60 कर रहा है, 15 कर रहा है, दूसरा 15 कर रहा है, तभी 75। तभी इसमें क्या बोल रहा है, इस individual supply is the amount of a product that producer is willing to sell at given price. By summing up the supply of all the product producers for the product, we get market supply for a particular product. तभी एक ये प्रोड्यूसर, हम एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का नहीं, हम मार्केट प्रोड्यूसर देख रहे हैं। तभी मैं कभी क्लासेस चालू कर रहा हूँ, तभी उसमें क्लासेस का उधर 2-3 क्लासेस है, तो मेरा उसमें डिमांड कितना रहेगा, वैसे ही हम क्लासेस बढ़ाए चालू करेंगे कि नहीं हम सोचेंगे, या उसका फैसिलिटीज का बारे में सोचेंगे। ये तो उधर बहुत क्लासेस का वी विल इट इज गुड टू नॉट डू स्टार्ट अ बिजनेस देयर, कि हमारा कंपटीशन में लोग है, ओलिगोपोली मार्केट हो जाएगा। सेम प्रोड्यूस फ्यू सेलर्स, उसमें हम फिर एडवर्टाइजमेंट करना है, वो करना है, ये करना है, दैट इज विल बी द issues that we face। उससे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कॉस्टिंग हो रहा, तभी ऐसी सप्लाई में वैसे अभी 8 रुपए में एक ही प्रोड्यूस बेचे, दूसरे को नहीं बेचना है क्योंकि उसको उसमें प्रॉफिट ही नहीं है, फिर वो क्यों बेचेगा। दैट इज द मार्केट सप्लाई का जो इसमें देख रहे हैं हम, जो पढ़ रहे हैं। तभी मार्केट सप्लाई और इंक्लूडेड सप्लाई सब टाइम अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा, लेफ्ट से अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा। तब हम इक्विलिब्रियम प्राइस, व्हेन the slope of demand or supply meets in at a particular point, it is called the equilibrium point. With the market's price where the quantity of a goods supplied is equal to the quantity of goods demanded is called an equilibrium price। तभी goods supply क्या है, उसका demand भी equal है, उसको बोलते हैं equilibrium price। The point which the market demand and market supply curves intersect। हम equilibrium point पढ़े हुए हैं हमारा 12th स्टैंडर्ड में। इसमें हम इक्विलिब्रियम प्राइस पढ़ रहे हैं क्योंकि प्राइस का बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट ही किए थे, जो डिमांड और सप्लाई एक साथ मिक्सअप होता है। 3 रुपए में भी आपको मैं एक समझ देता हूँ, जो हम पढ़े थे तभी $1 में इसमें 10 बेचा, डॉलर बनाना नहीं हो रहा है उसके लिए। $2 में उसने 9 प्रोडक्ट्स बेचे। $3 में उसने 8 बेचे, और ये देखो कोई अभी भी सोच रहे, मतलब जो पढ़ा है उनको 12th का बाद में, तो ये हम ऐसे पढ़े थे। मेरे को है अभी भी जो पढ़ा वो मेरा फिक्स है, इसके लिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। देखो सप्लाई का उल्टा रहता है सब टाइम, आपको भी मालूम है। जब प्राइस इंक्रीज होता है, क्वांटिटी प्राइस इंक्रीज है तभी क्वांटिटी इंक्रीज होता है। तभी ये है इक्विलिब्रियम प्राइस। और आगे जाते हैं, शिफ्ट ऑफ डिमांड का मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगा, तभी हम इधर ही बंद कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम शिफ्ट ऑफ डिमांड करेंगे।